हेलो बच्चों। तो मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ इट इज़ द बायोमोलिक्यूल। और मैं कोशिश करूँगा कि जो पूरा चैप्टर है एक वीडियो में कवर हो। ये स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या होते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स आप किसे कहते हैं? देखिए, बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम है उसको जो ग्रो करते हैं। लिविंग सिस्टम को जो हमारे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, सस्टेन करते हैं एंड साथ ही साथ क्या करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल The most amazing thing about a living system is that it is composed of a non-living atom। ये क्या है बेटा? ये कंपोज है किसका? नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल, साथ ही मॉलिक्यूल्स का। They are the purest of knowledge of what goes on chemically within a living system fall in the domain of biochemistry। Living systems are made up of various complex biomolecules। जो हमारा लिविंग सिस्टम है वो एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं वेरियस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनसे बना होता है। क्लियर? तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया हमारा एक, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, लिपिड्स हो गया, एक्सेट्रा। यानी कि इन सभी टाइप्स के जो बायोमोलिक्यूल्स, इन सभी टाइप्स के बायोमोलिक्यूल से हमारा जो लिविंग सिस्टम बना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो लिविंग सिस्टम है उसको ग्रोथ करने के लिए, सस्टेन करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ जो मेन मेन चीजें हैं उन्हीं को ही इसमें से कवर करूंगा। तो बाकी एक बार आप इसको फुल चैप्टर की रीडिंग कर लेना, फिर समझ में आने की चीज जो मेन चीज यही है। जो बायोमोलिक्यूल्स की मेन जो डेफिनेशन वो क्या हुई, वो ये है कि जो लिविंग सिस्टम है हमारे जो उनको ग्रोथ करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या होते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए ये इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O का, कह सकते हैं Y। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली प्रोड्यूस बाय अ प्लांट, ये प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फॉर्म करते हैं एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो नेचुरली हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। सम और कॉमन एग्जांपल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हम कह सकते हैं बच्चों केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O का Y। यानी कह सकते हैं हम जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। अभी तक की बात से हमें ये पता चला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए C6H12O6 जो कि हमारा एक ग्लूकोज होता है, तो हम देखते हैं क्या ये जो जनरल फॉर्मूला है इस ग्लूकोज के फॉर्मूले को फॉलो करता है या नहीं। देखिए, यहाँ पर हमारे C कितने हैं? 6 हैं और H2O का यहाँ पर बन ही रहा है, तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर ताकि हमारे ये 12H हो जाए। मैं इसमें 2 में 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, H हमारे 12 हो जाएंगे, O कितने हो जाएंगे? 6। देखिए सेम फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा ये जनरल फॉर्मूला हो गया जो कार्बोहाइड्रेट का है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं C612O6 हमारा क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड वर्क कंसिस्ट एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्म वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, वो फिट होता है इनटू द जनरल फॉर्मूला। देखिए अभी हमने देखा था
जनरल फॉर्मूले में C6H12O6 इस तरीके से फिट होता है। चलिए आगे देखते हैं। बट ऑल द कंपाउंड, लेकिन कि जितने भी और भी कंपाउंड होते हैं विच फिट इनटू द फॉर्मूले मे नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो इस जनरल फॉर्मूले में फिट तो होते हैं लेकिन वो हमारे कार्बोहाइड्रेट कंसीडर नहीं करे जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए वो एक कंपाउंड ऐसा है जिसको हम बोलते हैं, सब जानते हैं, CH3COOH, दैट इज द एसिटिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड CH3COOH fit into the general formula C2H2O2 but is not a carbohydrate। देखिए हम इसको फिट कर सकते हैं, कार्बन कितने हैं, 2 हैं। क्या मैं इस जो H और O को इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये इस हिसाब से हमारा जनरल फॉर्मूले में ये फिट हो चुका है, लेकिन ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि CH3COOH एक एसिटिक एसिड होता है जो कि एक वीक एसिड है। चलिए हमें यहाँ तक ये बात समझ में आती है कि सभी कार्बोहाइड्रेट जनरल फॉर्मूले में फिट नहीं होते हैं, और कुछ फिट भी होते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, यानी कि हमारी डेफिनेशन जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। आगे बात करते हैं। सिमिलरली लार्ज रहमनोस, सिमिलरली रहमनोस एक फॉर्मूला होता है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O5 इज अ कार्बोहाइड्रेट। रहमनोस जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है, बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन, लेकिन वो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होता। फिट नहीं होने का मतलब है कि जो जनरल फॉर्मूला है उसमें रहमनोस फिट नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी हमारा क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ तक हमारी जो डेफिनेशन है ये पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो जनरल फॉर्मूला CXH2O में फिट होते हैं। तो जो अब नई डेफिनेशन वो क्या है कार्बोहाइड्रेट की, वो देखते हैं हम। A large number of their reactions have been shown that they contain a specific functional group chemically. The carbohydrate, यानी कि यहाँ से ये स्टार्ट होती है, the carbohydrate may be defined as the optically active polyhydroxyaldehyde और ketone, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या हो गया, बहुत सारे इसमें हाइड्रोक्सी हैं, एल्डिहाइड हैं, और ठीक है, बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि OH में बहुत सारे हैं, और साथ ही उसमें एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकते हैं, होते नहीं होते हैं। और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन द हाइड्रोलाइसिस, सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, यानी कि जो कुछ कार्बो उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट हमारे ऐसे भी होते हैं तो टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शुगर। तो जो नई डेफिनेशन हमारी क्या निकल कर आई, वो निकल के आई, द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? देखिए ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, जब इस कंपाउंड में से हम PPL यानी प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो वो उसको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, दैट इज द ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, नई डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे इसमें OH ग्रुप होते हैं, और साथ में इसमें एल्डिहाइड भी होता है या फिर कीटोन भी होगा। तो ये है इसकी न्यू डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और हमने क्या पढ़ा था, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें से कुछ टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम इज नेम एज अ सुक्रोज, यानी कि जो शुगर है हमारे घर में यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। वेयर इज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज नोन एज लैक्टोज। शुगर मिल्क में प्रेजेंट होती है
उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, जो कि हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड दी सैकेराइड्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैकेराइड्स भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर सैकेराइड्स वर्ड आपको मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो सैकेराइड्स है वही आपका एक तरीके से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनको हमने क्लासिफाई करा है उनके बिहेवियर पर, जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं। दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स, यानी कि 3 टाइप्स के ग्रुप्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली डिवाइड करा है। इसमें से फर्स्ट है हमारा मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट कौन सा है बच्चों, हमारा मोनोसैकेराइड्स है। फिर क्या हमारा ओलिगोसैकेराइड्स है, फिर पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है। देखिए मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें जिसको हम यानी कि हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कार्बोहाइड्रेट्स that cannot be hydrolyzed further to give a simpler unit of polyhydroxy aldehyde or ketone is called a monosaccharide, यानी इसको हम फर्दर क्लास यानी कि फर्दर हम इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नॉन टू अकर इन द नेचर, जिसमें से 20 जो मोनोसैकेराइड्स हैं ऐसे जिसको हम नेचर में, जो नेचर से हमें मिले हैं, कौन कौन से हैं। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज हो गया बच्चों, और फ्रुक्टोज एंड राइबोसोस, तो ये कुछ हमारे कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड्स। देखिए ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, यानी कि जब हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें लगभग 2 से ये 10 यूनिट देते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड, यानी कि जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं 2 से ही हमारी 10 यूनिट हमें देते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाई, यानी कि जो आगे भी क्लासिफाई करा गया है उनको डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स etc, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, जो कि डिपेंड रहते हैं नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स पे। दे प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो कि हमें कहां से पढ़ना, हाइड्रोलाइसिस पर मिलते हैं। अमॉन्ग दिस द मोस्ट कॉमन आर डाइसैकेराइड्स, में से जो सबसे ज्यादा कॉमन डाइसैकेराइड है, द 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आर डाइसैकेराइड मे बी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, यानी कि एक जो सुक्रोज होता है जब उसको आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या देगा, वो एक ग्लूकोज देगा और एक मॉलिक्यूल किसका देगा, फ्रुक्टोज का देगा। ठीक है, जब आप माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ किसके देगा, ग्लूकोज के देगा। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी की। कार्बोहाइड्रेट्स विच, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स की यूनिट देती हैं हाइड्रोलाइसिस पर, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। तो लिखा हुआ भी है कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी। इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज द स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गम। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है इनके संबंध में, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो नॉट स्वीट होते हैं टेस्ट में, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर बोलते हैं। बात करते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी क्लासिफाई एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हम उसको क्लासिफाई भी करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में। all those carbohydrates which reduce failing solution and tolerant reagent, यानी जितने भी
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंट रिएजेंट आर रेफर टू द रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, और यानी कि ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोस और कीटोस आर रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं, एल्डोस और कीटोस, ये कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स की। देखिए मोनोसैकेराइड्स की बात करें, यानी कि मोनो यानी कि एक, यानी कि ना, और फर्दर यानी कि जो ये जो हमारे आगे फर्दर क्लासिफाई भी हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन नंबर के हिसाब से इसको हमने आगे क्लासिफाई भी करा हुआ है, एंड दी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम, और उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इफ यानी कि यदि मोनोसैकेराइड्स कंटेन अ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि वो एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है, तो इट इज नॉन एज एल्डोस, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों? एल्डोस कहेंगे। एंड इफ इट इज कंटेन अ कीटो ग्रुप, अगर वो कीटोन ग्रुप को कंटेन करता है तो इट इज नॉन एज कीटोस, तो किस नाम से जाना जाएगा बच्चों? कीटोस के नाम से जाना जाएगा। फिर आइए कहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम constituting the monosaccharide is also introduced नेम इज द, यानी कि जो और भी जिस तरीके से वो कार्बन एटम को कंटेन करता है, तो उस हिसाब से मोनोसैकेराइड जो होते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एज इन द, जो हमारे एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हमारे 3 कार्बन एटम है तो उसको हम बोलेंगे ट्राइओस, और उसके साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बच्चों हम बोलेंगे एल्डो ट्राइओस। अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो कीटो ट्राइओस। नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से 4 कार्बन है तो टेट्रोस बोलेंगे, और एल्डो टेट्रोस बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है तो कीटो टेट्रोस बोलेंगे। सेम फर्दर इसी तरीके से ये चलता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज होता है हमें फ्रीली नेचर में मिल जाता है और साथ ही साथ कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। लिखा हुआ है ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, तो हम साथ ही आगे पढ़ते हैं इसमें, इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, और साथ ही ये मौजूद रहता है मीठे फलों में, और साथ ही शहद में भी मौजूद रहता है ग्लूकोज। जो हमारे पके हुए ग्रेप्स होते हैं, राइप्स ग्रेप्स आल्सो कंटेन ग्लूकोज इन अ लार्ज अमाउंट, ये बहुत बड़ी मात्रा में राइप ग्रेप्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को कंटेन करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं ग्लूकोज को, देखते हैं। फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज से भी हम क्या करते हैं? ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं, जिसको हम केन शुगर के नाम से जानते हैं। यदि हम इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड, सुक्रोज को बॉइल करते हैं विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो ग्लूकोज और ये हमें क्या देता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज हमें मिलते हैं। तो कह सकते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है दैट इज द सुक्रोज का ये फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करूंगा H2 की प्रेजेंस में, साथ ही सॉरी H2 हाइड्रोलाइसिस करूंगा एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमें 2 यूनिट्स मिलेंगी, एक यूनिट मिलेगी ग्लूकोज की और एक यूनिट मिलेगी फ्रुक्टोज की। नेक्स्ट क्या है, और ये रिएक्शन शायद आपको आती भी होगी, क्या फॉर्मूला होता है सुक्रोज का? C12H22O11। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, है ना, तो क्या होगा बच्चों? ये ब्रेक हो जाएगा, ये कार्बन है 12 तो C6 आ जाएगा, H टोटल यहाँ पे 24 हो चुके हैं तो H12 आ जाएगा, वो यहाँ पर 12 हो चुके हैं तो O6 आ जाएगा। ये हाफ हाफ में सेम इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये किसमें से? ग्लूकोज होगा, दूसरा क्या होगा? फ्रुक्टोज। दोनों का ही फॉर्मूला सेम है बट लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का ही डिफरेंट है। तो सारी कहानी जो है इनकी स्ट्रक्चर में छिपी हुई है। चलिए हम स्ट्रक्चर इनके देखते हैं। उससे पहले एक बात कर लेते हैं, स्टार्च, यानी कि स्टार्च से भी हम क्या करते हैं बच्चों? ग्लूकोज की प्रिपरेशन करते हैं। स्टार्च से कैसे करोगे? कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च का फॉर्मूला है क्या होता है? C6H10O5 का होल n बाय बॉइलिंग इट विद H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर, यानी कि इतने प्रेशर पे H2SO4 की प्रेजेंस में अगर इसको हम बॉयल करते हैं तो हमें n मोल ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं।
ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। देखिए ग्लूकोज में C6H12O6 इस तरीके से फॉर्मूला होता है और ये इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट बच्चों, मैं इसको सेट करता हूँ। ये एक ब्लैंक शीट में, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो किस तरीके से होता है ये आपको बना, बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है और इसमें से कई बार क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में। अगर स्ट्रक्चर बना लोगे तो सब कुछ कर लोगे। तो उस दोनों के ही स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं, सेम ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप मेरे इस वीडियो को ढंग से देख लोगे तो वो डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा और आप इनके स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, अभी मैं स्क्रीन को कनेक्ट कर रहा हूँ पावर पॉइंट के साथ। शायद अभी आपके पास शो होने लगी होगी, थोड़ा सा इसका सेटिंग अरेंजमेंट कर लेता हूँ मैं। देखो जस्ट वेट बच्चों। बात करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। देखिए हमने बात करी थी प्रिपरेशन की, तो ग्लूकोज की जो हमने प्रिपरेशन करी थी किससे करी थी, सुक्रोज से करी थी। क्या था, C12H22O11, है ना। हमने क्या कराया था, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया था एसिड की प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ पे 2 यूनिट मिली थी, ग्लूकोज की मिली थी, फ्रुक्टोज की मिली थी। दोनों का जो फॉर्मूला था सेम था। क्या था, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। तो यही इनका फॉर्मूला था। अब बात आती, इसमें से एक ग्लूकोज होता है और क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। इसमें से एक ग्लूकोज होता है और क्या होता है बच्चों, माफ करना बच्चों ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, अब ये नहीं करेगा। तो बच्चों ना अब नहीं करेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा बच्चों, ये देखिए ये CHO होता है और नीचे क्या होता है, CH2OH होता है और बीच में क्या होता है, ये बस को यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
बीच में क्या होता है, CHOH होता है, यहाँ पर 4 मोल्स होते हैं। तो ये हमारा ग्लूकोज का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज। एक होता है बच्चों डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डी होता है हमारा डेक्स्टोरेटरी और एल होता है हमारा लेबोरेटरी। तो स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये CHO आ गया, नीचे क्या आएगा CH2OH। बस बेटा इन दोनों में फर्क क्या होता है, जो OH होता है डी ग्लूकोज में वो राइट हैंड साइड में होता है। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा H आएगा। तो मैं और लाइन दे देता हूँ। जब ये रोटेट करेगा तो OH हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड ये वाली राइट हो जाएगी, तो ये H हो जाएगा। फिर ये रोटेट करेगा तो OH वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये H हो जाएगा। लास्ट वाले को हम बिल्कुल सेम कर देते हैं फर्स्ट वाले की तरह, इसकी तरह, ये हम कह सकते हैं इसकी तरह। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का। अगर मैं एल ग्लूकोज की बात करूं, CH2O, इसमें OH लेफ्ट साइड में होता है, तो यहाँ पे H आएगा। फिर ये रोटेट करेगा तो OH यहाँ जाएगा, H यहाँ, फिर घूमेगा तो OH यहाँ जाएगा, H यहाँ, फिर लास्ट वाले को हम क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा एल ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। अब हम डी की बात करें तो डी की भी हमारी 2 फॉर्म होती है, एक होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डी ग्लूकोज बना देता हूँ। तो ये था CHO, CH2OH, यहाँ पे OH होता है डी में, मैं डी बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, फिर यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, फिर यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। लास्ट वाले को हम क्या कर देते हैं, सेम कर। अब मैं इसका अगर क्लोज स्ट्रक्चर बनाऊं, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो OH है, कौन सा, ये वाला जो OH है, ये इस फर्स्ट नंबर वाले कार्बन के पास जाएगा, तो ये O जो है इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। देखिए कैसे, इसको ये एल्डिहाइड है, आपको पता ही कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा O और ये H, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CH2OH, यहाँ पे मैंने इसको H से कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, OH आएगा, सेम रहेगा बिल्कुल। लास्ट वाला ये जो है आपका, यानी कि क्योंकि देखो मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, तो ये जो OH है ये वाला, तो ये जाएगा हमारा राइट साइड में, ये पहुंचा है यहाँ पर। जो O था डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट, वो हमारा इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कोल्ड क्लोज स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये जो OH है, कौन सा वाला बच्चों, ये वाला OH, ये OH अगर मेरा राइट साइड में रहता है तो उसको बोलूंगा मैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये OH मेरा लेफ्ट साइड में आएगा तो उसको क्या बोलूंगा मैं, बीटा डी ग्लूकोज। इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, देख लीजिए आप। सेम बनाइए यहाँ पे, सी CH2O, और ये OH मेरा कहाँ पहुंच जाएगा, इस साइड में पहुंच जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H, तो यहाँ पे क्या आएगा H, तो यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, जिसको मैं बोलूंगा बीटा डी ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि जो OH है, ये वाला जो OH, ये वाला OH तब कहाँ पहुंच गया, इसमें लेफ्ट साइड में पहुंच गया, ठीक है।
और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये डिफर होता है केवल C1 कार्बन से, जिसको जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक बोलते हैं, यानी कि C1 से डिफर होता है। C1 में OH इस तरफ होता है, अल्फा डी में, बीटा डी में OH इस तरफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ऐसे ही बात करते हैं हम फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर की। फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हमारा कैसे होता है, फिर इसको देखते हैं। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप एक ग्लूकोज का, जो डी ग्लूकोज है, उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लीजिए। जब भी आप फ्रुक्टोज का बना पाएंगे तो सबसे पहले क्या आता था, ऊपर CH आता था, नीचे क्या आता था बच्चों, CH2O, 1 2 3 4, OH का आता था इसमें राइट साइड में, यहाँ पे H, फिर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, और लास्ट वाले को हम क्या करते थे, सेम करते थे। आपको पता है जो हमारा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो ये डी ग्लूकोज हो गया। अगर मैं बात करूँ फ्रुक्टोज की, ठीक है ना, डी ग्लूकोज में क्या होता है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा था बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और फ्रुक्टोज में आपको क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा होता है, इसको हम कीटोज ग्रुप भी कहते हैं। और कीटोज ग्रुप किस तरीके से होता है, ये C डबल बॉन्ड O, ये दोनों तरफ से किससे कनेक्ट होता है, C से कनेक्ट होता है। चलिए, तो मैं पहले क्या करता हूँ, डी ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्योंकि उसी के अंदर ही आपका फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर छुपा हुआ है। देखो, सेम स्ट्रक्चर मान लीजिए, 2 3 4, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, फिर यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। लास्ट वाले को हम क्या करते थे, सेम करते थे। ठीक है, अभी तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है, अब मैं इसको कीटोन ग्रुप में लेकर आऊंगा। तो कीटोन ग्रुप देखिए, फर्स्ट नंबर कार्बन तो बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड O आता है, इसके दोनों तरफ क्या होते हैं, कार्बन होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कार्बन बनाता हूँ। मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ पर एक कार्बन बनाया, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे एक कार्बन होंगे इस तरीके से, है ना, तो इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और ये जो OH है, OH में से जो H है, इसको मैं मिटाता हूँ, और इस वाले H को भी मिटाता हूँ। तो टोटल मैंने कितने H मिटा दिए बच्चों, 2 H मिटा दिए। और इन दोनों H को मैं कुछ देर के लिए साइड में लिख देता हूँ, और इस O को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड से ही कनेक्ट होगा। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये नीचे भी कार्बन, यानी कि जो कार्बन जो मेरा बीच में आ गया डबल बॉन्ड वाला, ये हमारा क्या हो गया, कीटोन बन गया। अब ये जो 2 H बचे, इस दोनों H को मैं इस फर्स्ट वाले नंबर वाले कार्बन पे कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। तो जो मेरा फाइनल स्ट्रक्चर इसका बनता है, वो ये बनता है, यानी कि ऊपर भी CH2OH होता है, और नीचे भी CH2OH होता है, सेम है। आप ऐसे भी कर दो, ये भी ठीक है ना। और यहाँ पे जो कार्बन होता है, ये डबल बॉन्ड O से कनेक्ट होता है, बाकी इस तरीके से ये 3 लाइन, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा, फिर यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, लास्ट वाले को हम सेम कर देंगे। तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रुक्टोज के भी 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। चलिए, अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज को एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों में फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दोबारा से पुनः बनाता हूँ आपके सामने। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैं ऊपर भी CH2OH होगा, यहाँ पे जो C होगा डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, और नीचे भी क्या होगा बच्चों, CH2OH होगा। ये इस तरीके से लाइन आपकी खींची होगी, है ना, तरीके से ये लाइन खींची होगी, ठीक है।
तो ये OH, यहाँ पे भी OH, H, H, तो यहाँ पे आ जाएगा OH और ये OH, दैट इज अ फ्रुक्टोज। मैंने आपको बताया इसकी भी दो फॉर्म होती है, एक होती है अल्फा डी फ्रुक्टोज, तो बच्चों क्या होगी बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, तो सेम वही होगा, ये वाला जो OH है अगर ये राइट साइड में लग रहा है तो अल्फा बनेगा, अगर लेफ्ट में लग रहा है तो बीटा बनेगा। तो करते हैं इसको स्टार, तो मैं इसको ऊपर वाला जो ये इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ, CH2OH, C कनेक्ट है, तो नीचे आ रहा CH2O, एक दो तीन, हो जाएगा OH, H, OH, H, ये H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, आपको पता है उसके साथ क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये OH, कौन सा वाला, ये वाला, ये डबल बॉन्ड है, ये इस तरीके से जाके डबल बॉन्ड, तो जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा डी फ्रुक्टोज। बीटा डी फ्रुक्टोज में क्या होगा, सेम इसी तरीके से होगा, ये जो OH है अब कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट साइड में चले जाएगा, इसको हम बोलेंगे बीटा डी फ्रुक्टोज। देख लीजिए ये OH हो जाएगा, यहाँ पे आएगा C और इसके लिए CH2OH, ये CH2OH, एक दो तीन, ये हो जाएगा आपका OH, H, H, OH, OH और ये H, वो एक लाइन आएगी ये इस तरीके से, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, इससे यहाँ पे OH नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा डी फ्रुक्टोज। तो आई होप बच्चों ये क्लियर हो गए होंगे आपको स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आधे घंटे की वीडियो हो गई है, आधे घंटे की वीडियो और मैं लेकर आऊंगा, यानी कि 3 पार्ट मेरे से बनेंगे, तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों थैंक यू, अगर कुछ थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आया हो, थोड़ी सी कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार सकूँ। थैंक यू बच्चों।